जय हिंद दोस्तों। आज से हम क्लास 11 की साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज से हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट लेवल से, बेसिक लेवल से समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो आज जो हमने जो सोचा है, क्लास 11 में जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स का पोर्शन है, उस फिजिक्स के पोर्शन में से जो 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन आज चैप्टर के बारे में समझाएंगे। साथ ही बताएंगे हम आपको कि यूनिट एंड डायमेंशन में वे क्या यानी क्या क्या कॉमन कॉमन डिफरेंस है। तो चलो हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे हिंदी में कहते हैं मात्रक एवं विमय। मात्रक एवं विमय। और जो क्लास 11 की सीरीज है, यूट्यूब पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट यानी पढ़ा रहे हैं या चालू कर रहे हैं। साथ ही इसमें हम आपको मैथ भी करवाएंगे। मैथ करवाने से पहले हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर पहले करवाएंगे, उसके बाद हम आपको मैथ बताएंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम मात्रक एवं विमय, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर में सबसे पहले मुझे को भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना पड़ता है। जो सबसे पहले तो पहला टॉपिक इस चैप्टर में वो है मेरी भौतिक राशि। भौतिक राशि जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम भौतिक राशि किसको कहते हैं, आज हम आपको समझाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दो हमने बच्चों को बनाया है। जो पहला यानी जो बच्चा उसका नाम ए है, और जो सेकंड बच्चा है उसका नाम बी है। इसमें हमने एक स्ट्रक्चर और बनाया, जिसमें हमने फिर से दो बच्चे बनाए हैं, जिसमें एक बच्चा इसका नाम ए है और जो सेकंड बच्चा उसका नाम क्या है, बी। जो हमारा बच्चा ए है, ये हमारा बच्चा हैप्पी है। क्या है? हैप्पी। हैप्पी का अर्थ मतलब, कहने का मतलब है ये बच्चा हमारा खुशी है। और जो बच्चा बी है ये हमारा सैड है। सैड यानी कि दुखी है। तो अब मेरी बात समझो, जो बच्चा ए और जो बच्चा बी, इसमें कॉमन क्या है? ये बच्चा खुशी है, ये बच्चा दुखी है। तो इसकी जो खुशी है, क्या हम खुशी को माप सकते हैं? नहीं। और इसकी जो कुछ सैडनेस है, इसको हम माप सकते हैं? नहीं। तो जिनको हम माप नहीं सकते वो हमारी भौतिक राशि नहीं होती। अब जैसे हमने कहा ये दो यानी कि बच्चे हैं, जो बच्चा एक है और बच्चा दो, इनमें क्या है? ये बच्चा छोटा है लंबाई में, और वो वाला बच्चा क्या लंबाई में क्या है? बड़ा। अगर हम इनमें कॉमन डिफरेंस देखें तो इसमें इन जो बच्चा ए है और जो बच्चा बी है, इसमें कॉमन डिफरेंस लंबाई का आ रहा है। किसका? लंबाई। तो यानी लंबाई में ये जो स्ट्रक्चर ए और जो स्ट्रक्चर बी है, इनमें किस चीज का कॉमन डिफरेंस है? इसमें इनमें कॉमन डिफरेंस है लंबाई का। अब जो मेरी लंबाई है, क्या लंबाई को माप सकते हैं? अगर लंबाई को माप सकते हैं तो लंबाई मेरी कौन सी राशि होगी? भौतिक। तो इस स्ट्रक्चर को मुझे इस स्ट्रक्चर से मुझे पता चलता है कि वे राशि जिनको हम माप सकते हैं, या वे राशि जिनका मापन संबंध हो, हम उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो हम आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन आखिर क्या है। वे राशि जिनका मापन
संभव हो भौतिक राशि कहलाती है। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी भौतिक राशि की। हम आपको कुछ बेसिक और समझाते हैं। जैसे हमने एक लाइन खींची, उसके सापेक्ष हमने फिर से एक लाइन खींची। अब इससे आप समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जो हमारी लाइन नंबर A1 है, लाइन नंबर 1, और जो लाइन नंबर 2, जो ये वाली लाइन नंबर 1 है, ये हमारी 1 मीटर की है। कितनी की है? 1 मीटर की। और जो लाइन नंबर 2 है, ये हमारी है 100 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझो, इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लो। जैसे हमने कहा 5 मीटर, हमने लिखा 5 मीटर, इसमें जो 5 है, 5 ये हमारा मान है। क्या है? मान। मान को क्या कहते हैं? वैल्यू। और जो हमारा एम है, एम यानी मीटर है, ये हमारी यूनिट है। क्या है? यूनिट। यूनिट को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं हम इकाई। ऐसे समझो, जो हमारी लाइन नंबर फर्स्ट है वो हमारी 1 मीटर की है, और जो लाइन नंबर सेकंड है वो हमारी 100 सेंटीमीटर की है। अब जो लाइन नंबर फर्स्ट है, जो यानी 1 मीटर है, इसको क्या हम 100 सेंटीमीटर के बराबर नहीं लिख सकते? यानी कि अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, हाँ एक बात और, जो ये है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा P बराबर, जो वैल्यू है, वैल्यू का हम n नाम रख दें, और जो मेरी यूनिट है उसको क्या रख दें हम U। तो यानी भौतिक राशियों को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज को PQ, फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं NU। ऐसे ही अब जो हमारी 1 मीटर और जो बराबर 100 सेंटीमीटर है, इसको कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं? जो N1 और जो U1 है बराबर N2 और U2 के हो सकती है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अलग अलग दो राशि, ऐसी दो राशि जिनकी जो मात्रक है वो अलग अलग है, फिर भी वह राशि आपस में बराबर हो सकती हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि यानी वे दो अलग अलग राशि भी जिनका मात्रक अलग अलग है और उनको जो वैल्यू है वो बराबर हो सकती है। ये तो बेसिक था। अब हम आपको अब इस चैप्टर में, अब अंदर चैप्टर के बारे में हम आपको समझाते हैं। मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति समझो। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा एक मात्रक, उसका उसका नाम होता है MKS, और दूसरा जो मात्रक उसका नाम होता है CGS, और जो थर्ड मात्रक पद्धति उसका नाम होता है FPS। जो हमारी MKS पद्धति है, इसमें M का मतलब होता है मीटर, और जो की है इसका मतलब होता है किलोग्राम, और जो S है इसका मतलब होता है सेकंड। और जो हमारी CGS पद्धति है, उस CGS पद्धति में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जो G है उसका उसका मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब क्या होता है? सेकंड। अब जो हमारी FPS पद्धति है, इस FPS पद्धति में F का मतलब होता है फुट, और P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकंड। जो हमारी MKS पद्धति और CGS पद्धति और FPS पद्धति है, इन पद्धतियों को समझो। पहले क्या होता था, ये जो जिन देशों में लंबाई को मीटर में मापा जाता था, साथ ही वजन को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता था, तो उन देशों में जो मात्रक पद्धति वो MKS पद्धति लागू होती थी। और जिन देशों में यानी कि जो लंबाई है, लंबाई को सेंटीमीटर में, साथ ही जो मेरा वजन है उसको ग्राम में, और जो समय उसको सेकंड में मापा जाता था, तो उन देशों में CGS पद्धति चलती थी।
और जिन देशों में फुट यानी जो मेरी लंबाई है उसको फुट में, और जो वजन है यानी वजन कह लो या द्रव्यमान कह लो उसको पाउंड में, साथ ही जो समय उसको सेकंड में मापा जाता था, तो उन देशों में एफपीएस पद्धति चलती थी। अब इससे क्या है, इससे एक ही जो हम समझाते हैं, जो हमारी जो यानी एमकेएस और सीजीएस और एफईएस पद्धति है, इसमें हम अगर पहला शब्द देखें, जो पहला शब्द है ये हमें किसको दर्शा रहा है, ये हम लंबाई को दर्शा रहा है, किसको, लंबाई को। और जो दूसरा शब्द है इन दोनों में दूसरे दूसरे जैसे के, जी और पी, यानी किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, तो ये हमारा द्रव्यमान को दर्शा रहा है, किसको, द्रव्यमान। एक बात और समझो, द्रव्यमान किसको कहते हैं, द्रव्यमान मतलब साइंस में जैसे हमारा 50 केजी वजन है, तो साइंस उसको 50 केजी वजन ना कह के क्या कहेगी कि हमारा द्रव्यमान कितना है, 50 केजी। और जो तीसरी चीज है उसको, इसमें भी समय है, इसमें भी समय, इसमें भी समय, तो जो तीसरी चीज है ये समय को दर्शाती है, किसको, समय को। अब मेरी बात समझो, तो ये पद्धति थी, यानी अलग अलग देश में अलग अलग पद्धति थी। तो इससे समस्या ये आती थी, जैसे हम इंग्लैंड से आए, इंग्लैंड में क्या है, मान लिया इंग्लैंड में, जैसे मान लिया कि एफपीएस पद्धति इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड के दो व्यक्ति भारत में आए और उनको चाहिए आलू, क्या चाहिए, आलू, आलू चाहिए। अब वहां पे आलू को जो मापा जाता है वो यानी आलू यानी किलो के हिसाब से चलते हैं, यानी ये समय यानी द्रव्यमान को दर्शाता है, पाउंड। तो उन्होंने कहा भारत में आके कि 4 पाउंड आलू दे दो, कितने, 4 पाउंड। अब जो भारत के जो दुकानदार है वो समझ नहीं पाए कि 4 पाउंड का मतलब क्या होता है, इसलिए तो जो ये पद्धति थी अलग अलग देशों के आपस में साझा यानी संबंध अच्छे से स्थापित नहीं हो रहे थे, इसलिए एक संस्था फिर बनी, एक संस्था थी आईयूपीएससी, आईयूपीएससी। उस संस्था के आधार पर एक ऐसा मात्रक बनाया गया जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यानी सभी देशों में कॉमन हो। हम आपको अब उसके बारे में बताएंगे, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम आपको आईयूपीएससी के बारे में समझाते हैं, आईयूपीएससी क्या थी। आईयूपीएससी का जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, एप्लाइड केमिस्ट्री। जो आईयूपीएससी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक प्रकार की संस्था थी। अब इस संस्था के आधार पे हमारी एसआई पद्धति का क्या हुआ, निर्माण। तो हम आपको समझाते हैं कि एसआई पद्धति का निर्माण कैसे हुआ। एक बात और, जो आईयूपीएससी संस्था थी, आईयूपीएससी संस्था ने कहा जो मेरी भौतिक राशि है ये दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, दो। जो मेरी भौतिक राशि है इनको दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग उसे कहते हैं मूलभूत राशि, मूलभूत राशि। और जो सेकंड है उसको कहते हैं हम व्युत्पन्न राशि। जो मूलभूत राशि है इनको हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो व्युत्पन्न राशि है इनको कहते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हम समझाते हैं। जो आईयूपीएससी संस्था थी, इस आईयूपीएससी संस्था ने एक बताया कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है ये दो प्रकार की होती हैं, एक मूलभूत राशि और एक व्युत्पन्न राशि। जो मूलभूत राशि है उनको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और जो हमारी व्युत्पन्न राशि है उनको कहते हैं इंग्लिश में ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इसी के आधार पे अब जो मेरी आईयूपीएससी संस्था थी उन्होंने कहा जो मेरी भौतिक राशि है ये दो प्रकार की, एक मूलभूत राशि और एक व्युत्पन्न राशि। अब हम आपको मूलभूत राशि समझाते हैं कि मूलभूत राशि क्या थी। उससे पहले हम आपको समझाते हैं आईयूपीएससी संस्था के आधार पर एक ऐसा ही पद्धति का निर्माण हुआ।
एसआई पद्धति, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। तो आईयूपीएससी के आधार पर हमारी एसआई पद्धति आई। एसआई पद्धति को यानी कहा गया इंटर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी अंतरराष्ट्रीय पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जो पद्धति लागू हुई है उसको हमने कहा एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति के आधार पर हम जो भौतिक राशि हैं, जो मेरी एक मूलभूत राशि और एक व्युत्पन्न राशि है, हम इनको समझते हैं कि यानी मूलभूत राशि क्या है, मेरी व्युत्पन्न राशि क्या है। तो जो साइंस ने बताया है कि जो हमारी मूलभूत राशि है ये लगभग 7 है। कितनी है? 7। और जो हमारी जो व्युत्पन्न राशि है ये एक संख्या में कितनी है? 2। अब हम आपको समझाते हैं कि 7 कौन है और ये 2 कौन है। सबसे पहले हम आपको मूलभूत राशि समझाते हैं। जो मूलभूत राशि 7 है, जिसमें हम पहले नंबर पर मेरी राशि आती है द्रव्यमान, दूसरे नंबर पे आती है समय, तीसरे नंबर पे आती है लंबाई। एक बात और, जो हम ये लिख रहे हैं द्रव्यमान समय लंबाई, ये क्रम से हमने लिख, आप सीक्वेंस से आप ऐसे पहले लंबाई को लिख सकते हो, समय को बाद में लिख सकते हो, या पहले लंबाई को लिख सकते हो द्रव्यमान को बाद में। इससे ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता कि वो कौन कौन सी राशि है। तो हमने पहले नंबर पे लिखी द्रव्यमान, दूसरे नंबर पे समय, तीसरे नंबर पे लंबाई। हमने जब चौथी मेरी राशि है वो मेरी राशि है तापमान। और जो हमारी पांचवी राशि है उसका नाम है विद्युत धारा। और जो हमारी छठवीं राशि है उसका नाम है ज्योति तीव्रता। ज्योति। और जो हमारी सातवीं राशि है उसका नाम है पदार्थ की मात्रा। अब इनका हम ऐसा यूनिट ज्ञात करते हैं। जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक है उसको कहते हैं हम किलोग्राम। क्या कहते हैं? किलोग्राम। अच्छा, किलोग्राम को हम केजी लिखने कोई समस्या? जैसे हमने किलोग्राम हिंदी में ना लिख के हमने इसको शॉर्ट में केजी लिख दिया, कोई दिक्कत? अब जैसे हमने समय को हमने यानी कि सेकंड हिंदी में ना लिख के सेकंड लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत? लंबाई को जो लंबाई है उसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। और जो तापमान है उसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, सॉरी केल्विन। और जो मेरी विद्युत धारा है उसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। और जो मेरी ज्योति तीव्रता उसका ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सीडी। और जो सातवां है पदार्थ की मात्रा, उसको यानी जो ऐसा ही मात्रक उसको कहते हैं हम मोल। तो यानी ये मेरी ऐसा ही मात्रक हो गए हैं। जो हमारी मूलभूत राशि है 7, ये मेरी 7 मूलभूत राशि है। पहली जो है द्रव्यमान, उसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। दूसरी मेरी मूलभूत राशि है समय, जिसका ऐसा ही मात्रक सेकंड है। और तीसरी मेरी मूलभूत राशि मीटर लंबाई है, जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर है। और जो चौथी हमारी मूलभूत राशि है वो है हमारी तापमान, जिसका ऐसा ही मात्रक केल्विन है। और जो हमारी पांचवी यानी मूलभूत राशि है विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर है। जो छठवीं हमारी मूलभूत राशि है ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक कैंडला है। और जो सातवीं हमारी मूलभूत राशि है पदार्थ की मात्रा, उसका ऐसा ही मात्रक क्या है? मूल। ये तो हमारी मूलभूत राशि थी। अब आपको समझाते हैं व्युत्पन्न राशि कौन सी राशि होती है।
एक बात और, जो मूलभूत राशि होती है इन राशियों से मिलकर मेरी कौन सी राशि बनती है, व्युत्पन्न। जैसे हम आपको पहले आपको व्युत्पन्न राशि डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, ठीक है। व्युत्पन्न राशि, जो व्युत्पन्न राशि है ये दो भागों में, ये दो प्रकार की होती है, कितनी, दो प्रकार की कह लो, या दो होती है। जिसमें जो मेरी पहली राशि है उनको कहते हैं हम प्लेन तलीय कोण, कौन सा, तलीय कोण। जो हमारी फर्स्ट राशि यानी व्युत्पन्न राशि है वो हमारी तलीय कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। और जो हमारी दूसरी यानी व्युत्पन्न राशि है उसका नाम है ठोस कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। अब हम आपको समझाते हैं जो मेरी प्लेन एंगल यानी तलीय कोण या ठोस एंगल या सॉलिड ठोस कोण या सॉलिड एंगल है, ये क्या है, ये कौन सी राशि है। आप समझो पहले तलीय कोण कौन सा कोण होता है, जो कोण ऐसी दो रेखाओं के बीच में बनता है, कोण को हम थीटा कह दें। तो जो यानी थीटा यानी जो कोण ऐसी रेखाओं के बीच बनता है, वो कोण मेरा कौन सा कोण होता है, वो होता है प्लेन कोण, प्लेन कोण। तो इस ये जो थीटा इसको हम यहाँ पे लिख दें, जो मेरा थीटा है ये वाला थीटा, ये मेरा कौन सा एंगल है, ये मेरा है प्लेन एंगल। साथ ही जो ये प्लेन एंगल है इसका मात्रक है, इसका मात्रक होता है, जो प्लेन एंगल का मात्रक होता है उसको हम कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं, रेडियन। आपने क्लास 10th में त्रिकोणमिति की जब टेबल आपने पढ़ी होगी तो उसमें डिग्री और रेडियन ऊपर सबसे पहली हेडिंग होती है, डिग्री और रेडियन। जो वो वाली रेडियन हमने बताया गया तो वो ये वाला ही एंगल है, कौन सा एंगल, जब इस यानी ऐसी रेखाओं को हम एंगल यानी ऐसी रेखाओं में जो एंगल बनता है जो मेरा प्लेन एंगल माना जाता है। आप समझो जो ठोस कोण है वो कौन सा कोण है, जो ऐसी आकृतियों में बनता है यानी एंगल को हमने यहाँ पे थीटा लिख दिया, तो मेरा कौन सा एंगल होगा, ठोस एंगल। और जो ये वाला यानी थीटा है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो बेसिकली हमने आपको समझाया कि मेरी भौतिक राशि क्या है। जो मेरी भौतिक राशि है वो मुख्यतः दो भागों में बटी है, एक मेरी मूलभूत राशि, दूसरी मेरी व्युत्पन्न राशि। जो मूलभूत राशि उनको हमने इंग्लिश में कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो मेरी व्युत्पन्न राशि उनको कहते हैं इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो हमारी मूलभूत राशि है वो हमारी 7 राशि है, जिसमें पहली हमारी द्रव्यमान है, द्रव्यमान जिसका यानी ऐसा ही मात्रक केजी है, और दूसरी मेरी मूलभूत राशि समय है जिसका मात्रा क्या है, सेकंड। तो ये हमारी मूलभूत राशि है, और जो हमारी ये दो व्युत्पन्न राशि है, तो टोटल कुल मिला के मेरी भौतिक राशि कितनी हुई, 7 और 2 9। अब हम आपको समझाते हैं व्युत्पन्न राशि हम किनको कहते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो ये चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, ये लगभग 2 से 3 लेक्चर में हम आपका कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का
जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का, जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम आपको इसके बाद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब आप में एक बात और समझो, जो हमने बताया जो व्युत्पन्न राशि है वो कौन सी राशि, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। जो दूरी है, दूरी दूरी एक प्रकार की लंबाई है, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, और जो समय तो समय तो समय ही होगा। अभी आपने पढ़ा है जो यानी मेरी भौतिक राशि है उसमें जो लंबाई और जो समय, ये दोनों मेरी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी मूलभूत राशि है। जब हमने लंबाई में हमने समय का भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, चाल। जब हम लंबाई में समय का भाग देते तो मुझे क्या प्राप्त होता है, चाल। तो यानी कि जो दूरी और जो समय है ये कौन सी मेरी राशि है, ये मूलभूत राशि है। कौन सी राशि, मूलभूत राशि। और जो चाल है ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया व्युत्पन्न राशि हम किसको कहते हैं, वे राशि जो मूलभूत राशि से मिलकर बनी होती हैं, वे राशि जो मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम आपको समझाते हैं बीमा और बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बीमा सूत्र, बीमा और बीमीय समीकरण। बीमाएं बीमीय सूत्र, बीमीय समीकरण। इससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ समझाते हैं। जैसे हमने कहा द्रव्यमान, हमने कहा लंबाई, हमने कहा समय। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं हम मास। तो मास से हमने क्या ले लिया, एम। और जो लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं हम लेंथ। तो लेंथ से हमने क्या ले लिया, एल। और जो समय है, समय को इंग्लिश में कहते हैं हम टाइम। तो टाइम से हमने क्या ले लिया, टी। तो ये तो हमने बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट सीखा। अब ये क्यों सीखा, अब आगे आपको पता चलेगा। जैसे हमने कहा चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक चीज समझो, जो हमारी दूरी है, जो हमारी दूरी है, दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई तो है। जैसे ऐसे समझो, जैसे एक लड़का है, वो पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है और पॉइंट बी पे जाके रुक जाता है। तो इसके बीच में जो इसने यानी दूरी तय की है, जो दूर लंबाई तय की है, तो लंबाई को एक प्रकार से हम क्या कहेंगे, दूरी। तो दूरी एक प्रकार से क्या हुई, लंबाई। तो यहाँ पे दूरी की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लंबाई लिख सकते हैं। और समय की जगह तो हम समय ही लिखेंगे। अब एक बात और समझो, अच्छा एक बात है, जैसे जी मेरी लंबाई है तो लंबाई की जगह हम एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और जो समय, समय की जगह हम टी लिख सकते, कोई दिक्कत। एक बात और समझो, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी और 9th में भी, जैसे जो मेरी ए बी सी डी होती है, ए बी, ये लगभग जेड तक होती है। जिसमें ए बी सी डी ये सबरे जो 26 यानी वर्ड होते हैं, सॉरी लेटर, इसके ऊपर पावर कितनी होती है, हमेशा हमेशा एक पावर होती है। अब एक बात और समझो, जो हमारी लंबाई है, लंबाई के ऊपर पावर कितनी होगी, एक। और जो हमारा समय, समय के ऊपर पावर कितनी होगी, एक। अ- अब हम जब इस समय को यानी टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर किसकी है, प्लस की। और जब इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया, जो हमारी एल वन थी और जब हम टी को ऊपर ले गए तो ये मल्टीप्लाई में एल माइनस टी माइनस वन हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल वन और टी माइनस वन। तो यानी जो दूरी है, उसकी जो दूरी का जो बीमीय सूत्र है वो बीमा है, वो क्या है, एल वन और टी माइनस वन। हम आपको डिटेल में और हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हमने लिखा,
हमने कहा जो चाल है, चाल, चाल बराबर मेरी क्या आया, चाल बराबर मेरा आया यानी कि L1 और t-1, टी पे पावर -1। इससे इसमें हमें m प्राप्त नहीं हुई, यानी कि जो हमारी चाल है, चाल है यानी चाल में मुझे द्रव्यमान मिला नहीं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का चाल से कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो द्रव्यमान है उसका चाल से कोई संबंध नहीं है। अब इसका हम सूत्र बनाते, बीमीय सूत्र, इसको समझो। इसमें हम एम एल टी माइनस यानी एम एल टी, ये कॉमन तीनों चीज क्या लेंगे कॉमन। अब जैसे इसमें एम नहीं है तो एम यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ पे एल है तो एल कितनी हो जाएगी, 1, और टी यहाँ पे कितनी है, -1, तो टी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1। यानी चाल का विमीय सूत्र क्या हुआ, m0l1t-1। अब हम आपको समझाते हैं बीमा क्या होती है, वो विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। इसको मैं एक बार डिटेल में लिख के आपको हम एक ही बार में समझाएंगे, बीमा क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय समीकरण। चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम ऐसे लिख सकते हैं जो चाल की बीमाएं हैं, चाल की जो विमीय सूत्र है वो क्या है, MLT, यानी कि m0l1t-1। अब इसमें जो 0 और जो 1 और जो -1, यहां से 0, यहां से 1 और यहां से -1, जो ये चीजें हैं 0, 1 और -1, ये हमारी क्या हुई, बीमाएं, यानी जो घाते होती हैं, घाते, उनको ही हम क्या कहते हैं, बीमाएं। तो बीमाएं समझ में आएगी, बीमाएं हम किसको कहते हैं। अब बीमीय सूत्र समझो, अगर हम इस पूरे ब्रैकेट को हम यहाँ से यहाँ तक अगर गिनेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट किस में आएगा, इस पूरे ब्रैकेट को कहेंगे हम विमीय सूत्र। आप समझो विमीय समीकरण किसको कहेंगे, जब हम इस सूत्र के साथ साथ इस चाल को भी इंक्लूड कर लेंगे, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक हम इंक्लूड कर लेंगे, यानी चाल को साथ भी ले लेंगे साथ से, यानी चाल और जो विमीय सूत्र है इसको हम आपस में जोड़ लेंगे, तो ये पूरा मेरा क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि बीमाएं हम किसको कहते हैं और विमीय सूत्र किसको कहते हैं, विमीय समीकरण, यानी जो हमारी घातें होती हैं उनको उनको क्या कहते हैं, हम बीमाएं। और जो हमारा जो फॉर्मूला यानी पूरा बीमा का, यानी जो पूरा ब्रैकेट होता है, यानी ब्रैकेट MLT हमने जैसे ये लिया, तो ये मेरा पूरा क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। और इसके साथ साथ अगर हम उस राशि को भी जोड़ लें तो वो मेरा किस में आ जाएगा, विमीय समीकरण। तो आपको ये समझ में आया होगा, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट चीज समझाते हैं। एक बार आप लोग ये हेडिंग देखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। अब हम आपको समझाते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र समझने से पहले आप हमने अभी आपको 3 चीजें वैसे लिखवाई थी, जैसे हमने लिखवाया था द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, m। उसके बाद हमने लिखवाया तो आपको लंबाई, उसके बाद हमने लिखवाया था समय। तो लंबाई को हम l लिख देंगे और समय को क्या लिख देंगे, t।
हम आपको बीमा काटना सिखाएंगे, यानी बीमीय सूत्र कैसे बनता है। जैसे सबसे पहले हमने बात की लंबाई, किसकी, लंबाई की बात की। अच्छा एक बात और समझो, लंबाई को हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, लंबाई को क्या लिख देंगे, एल। तो लंबाई की यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, तो एल पे पावर कितनी हो जाएगी, 1। अब हमने अगर इसका विमीय सूत्र लिखा तो यहाँ पे एम एल टी आएगा, एम एल टी। अब एक बात सुनो, जो हमारी लंबाई है, इस लंबाई में मेरा द्रव्यमान का कोई संबंध है, अगर द्रव्यमान का कोई संबंध नहीं तो यहाँ पे एम कितना हो जाएगा मेरा, 0। अब जो लंबाई, इसमें लंबाई तो इन है ही, तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी, 1, यानी L1। और इस लंबाई में समय का कोई संबंध है नहीं है, तो मेरा टी कितना हो जाएगा, 0। ये तो मेरी हो गई लंबाई। अब हमने बात की क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी जब लंबाई और चौड़ाई को हम आपस में गुणा करते हैं तो वो फिर क्या आ जाता आता है, क्षेत्रफल। एक बात समझो, अगर जो मेरी लंबाई है तो लंबाई की जगह तो मैं लंबाई के स्थान पे हम एल लिख सकते हैं, इंटू जो मेरा चौड़ाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई तो होती है चौड़ाई, तो चौड़ाई की जगह भी कितनी लिख सकते हैं, हम एल लिख सकते हैं। जब इसका हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया L⁻²। अब इसका विमीय सूत्र अगर हम लिखें तो वो हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे 3 चीज कॉमन लिखेंगे, एम एल टी। अब मेरी बात सुनो, इस क्षेत्रफल में द्रव्यमान का कोई संबंध है नहीं है, अगर द्रव्यमान का कोई संबंध नहीं तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 0। अब इस क्षेत्रफल में एल कितना है मेरा, पावर 2, तो एल की पावर कितनी लिखेंगे, 2, लेकिन इसमें समय का कोई संबंध है नहीं, तो मेरा टी कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो हो गया मेरा क्षेत्रफल का बीमा। अब बात की जाए आयतन की। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई की जगह भी हम एल लिख सकते हैं, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी एक प्रकार से मेरी क्या होगी, लंबाई तो होगी, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। जब इनका हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये कितना आ गया, L⁻3। अब जब हमने आयतन का विमीय सूत्र लिखा तो आयतन में देखो मेरी बात सुनो, द्रव्यमान तो है नहीं, द्रव्यमान मेरा एम कितना हो जाएगा, 0, और एल इसमें कितना है, 3, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसका टी में कोई संबंध है, इसमें टी है नहीं, जब टी नहीं तो टी कितना हो जाएगा मेरा, 0। ऐसे ही हमने बात की दूरी की। दूरी एक प्रकार की लंबाई तो है, दूरी को हम एल लिख सकते हैं, L1। अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखें, एक बात और समझ, इससे पहले मैं चीज समझा देते हैं आपको। दूरी और विस्थापन हमने दो राशि साथ में ली, दूरी और विस्थापन हम आपको समझाते, दूरी और विस्थापन क्या है। जैसे हमने कहा, हम ये लड़का, यानी ये पॉइंट ए है, एक लड़का पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है, ऐसे चलते 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 वो पॉइंट बी पे जाके रुक जाता है। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो दूरी की कैसे, दूरी यहाँ से लेके दूरी, पूरी दूरी क्या मापी जाएगी, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी की, यानी कि पूरे रास्ते की, यानी कि जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, दूरी। अब बात की जाए विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होगा, इस रास्ते के यानी शॉर्टेस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट रास्ते को हम क्या कहते हैं, विस्थापन, यानी शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा मेरा, विस्थापन। और लॉन्गेस्ट रास्ता क्या होती है, मेरी दूरी। जैसे हमने कहा, अगर हम यहाँ से चले और यहाँ तक गई, फिर हम यहाँ पर आई, हमने कहा मेरी लंबाई कितनी, जैसे हम यहाँ से चले और फिर यहाँ तक गए, हमने कहा मेरी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई यहाँ से यहाँ पूरी मापी जाएगी। अगर हम बात करें विस्थापन की, तो मेरा विस्थापन यानी यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट रास्ता, यानी यहाँ बीच में यहाँ से होकर यहाँ पर चले जाएंगे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो आपको दूरी और विस्थापन को समझ में आया, दूरी विस्थापन क्या होती है। दूरी को हम एल लिख सकते हैं, L1। और जो विस्थापन है वो भी मेरा लंबाई तो है, तो यानी दोनों को हम L1 लिख सकते हैं। अब हम अगर इसका विमीय सूत्र लिखें तो वही 3 चीजें पे कॉमन आएंगी, एम एल टी। इससे यानी दूरी और विस्थापन में द्रव्यमान का कोई संबंध नहीं, तो द्रव्यमान मेरा कितना हो जाएगा, 0, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 1, और समय मेरा कितना हो जाएगा, 0। अब एक बात समझो, इससे हमें एक कंसेप्ट मिलता है कि यानी दो भौतिक राशि, ये क्या है मेरी भौतिक राशि, दो
भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान हो सकता है। तो आपको ये समझ में आया, यानी दूरी और विस्थापन, ये मेरी तो भौतिक राशि है, इनका विमीय सूत्र क्या हो सकता है, बराबर। अब जैसे हमने बात की चाल की, किसकी, चाल की। चाल, चाल क्या है, चाल, चाल ही मेरा यही तो होता है, दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, एल, और समय को क्या लिख सकते हैं, इसके पावर ऊपर 1, इसके ऊपर पावर 1। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, L1 और इंटू T-1। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, वो MLT, ये तो कॉमन ही रहेंगे MLT। और जो मेरा लंबाई है, लंबाई की M, इसमें M का कोई संबंध है नहीं, तो M मेरा कितना हो जाएगा, 0, 0। और L कितना हो जाएगा, 1, और T कितना हो जाएगा, -1। तो दूरी समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं हम वेग की। वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। जब यानी कि जब हम दूरी में समय का भाग देते हैं, दूरी में जब हम समय का भाग देते हैं तो मेरी क्या आती है, चाल। और जब विस्थापन में हम समय का भाग देते हैं तो क्या आता है, मेरा वेग। तो विस्थापन बटे समय। अभी हमने यहाँ पे विस्थापन की जगह हमने विस्थापन का, यानी यहाँ पे विस्थापन के स्थान पे हमने L1 लिख रखा, तो हम यहाँ पे ऊपर L1 लिख सकते हैं, और समय को हम T लिख सकते हैं, T1। अब जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो L1 इंटू T-1 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे पावर है जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी। अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखें, इसको एक बात और समझ लो, यहाँ पे हमने समझाया नहीं, जो L माइनस, यानी L पे पावर 1 है इंटू T पे पावर -2 है, -1 है, सॉरी। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, L1 T-1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसका हम विमीय सूत्र लिखते हैं, MLT। तो M यहाँ पे मेरा कितना, M हमारा यहाँ पे, यानी तो M का 0, यानी पावर कितनी हो जाएगी, 0। और L के ऊपर कितनी पावर हो जाएगी, 1। और T के ऊपर कितनी हो जाएगी, -1। तो ये मेरे किसका विमीय सूत्र आ गया, ये मेरा वेग का विमीय सूत्र आ गया। तो आप लोगों को ये समझ में आया विमीय सूत्र कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने आपको ये समझाया है, तो इसी प्रकार से विमीय सूत्र करते हैं। अब हम आपको होमवर्क में देते हैं, हम 2 से 4 हम विमीय सूत्र आपको होमवर्क में देंगे, जो आप मुझे कल लिखकर लाएंगे। पहला आपको लिखना है त्वरण का, फिर आपको लिखना है वेग, बल का, उसके बाद आपको लिखना है दाब का, उसके बाद आपको लिखना है कार्य का, उसके बाद आपको लिखना है संवेग का। आपको ये चार चार जो भौतिक यानी जो है, इनका आपको होमवर्क में विमीय सूत्र लिखकर लाना है। तो आज हमने आपको बेसिक समझाया यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा, इस चैप्टर के बारे में। जो हमारा कल का लेक्चर रहेगा, कोशिश करेंगे उस लेक्चर में हम इस चैप्टर को लगभग 30 से 40% कंप्लीट कर दें। धन्यवाद।